चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बुक 1 का लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हेडिंग डालिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हेडिंग डालो बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, चैप्टर नंबर 7। देखिए आदित्य आगे आ जाइए। बैग हटा लीजिए ना, किसका बैग है ये? हटाइए, सीट इधर कर लीजिए, बैठेंगे। क्लास में ना डिस्टर्बेंस नहीं, जल्दी बैठो। लिखो आदित्य बाबू। बाहर पड़ी हुई है। उसी से शुरुआत करेंगे। डन। ये वाला चैप्टर करने के बाद आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
पार्टनरशिप अकाउंटिंग ख़त्म करने के बाद हमारा टारगेट क्या है बच्चों, ये भी समझ लीजिएगा। मैं आपका बैठ के बैच का प्लान कर रहा था कि हमें क्या क्या प्रोसीड करना है आगे। बुक 1 कंप्लीट करने के बाद मेजॉरिटी स्कूल्स में होगा क्या कि आपका सितंबर के अंदर मिड टर्म्स शुरू हो जाएंगे। अब जिन जिन बच्चों के स्कूल में थोड़ा सा अलग सिलेबस आ रहा है, अलग का मतलब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, बुक 1 फिर बुक 2 फिर बुक 3। मेजॉरिटी स्कूल्स के अंदर इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में चलते हैं। बट मेरी नॉलेज में इस बारी 2 स्कूल्स आपके हो गए और 1 स्कूल आपका हो गया। वो क्या करवा रहे हैं, बुक 3 पहले करवा रहे हैं, मतलब सीक्वेंस ब्रेक करके 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 नहीं, पहले 3 पहले करवा दी, या 1 के बाद सीधा 3 पे जंप मार रहे हैं। अगेन रीज़न कुछ भी हो सकता है। आप दोनों के केस में तो आप दोनों के स्कूल्स का मैं करवा चुका हूँ। मेन आपका केस बच जाता है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा एक बारी। अदरवाइज हम क्लास का सीक्वेंस यही रखेंगे, 1 बुक करने के बाद फिर 2 फिर 3। मेजॉरिटी बच्चों के केस में क्या होगा, सितंबर के जो मिड टर्म्स है अभी आने में 1 महीना पूरा बाकी है, तो आपका बुक 2 भी स्कूल वाले शुरुआत करवा के इशू ऑफ शेयर्स तो मिनिमम है कि वो कंप्लीट करवा ही देंगे। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स भी कुछ स्कूल्स में तेज़ भगाएंगे। अब अगेन वो डिपेंड करता है इस बारी कौन से स्कूल जोश में है, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स भी कंप्लीट करवा सकते हैं। बट मैंने अगस्त का महीना इसी चैप्टर के लिए रखा हुआ है। ये चैप्टर अपने आप में हैवी है, मतलब ऐसा समझ लीजिए 2-3 चैप्टर्स को मिला के जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा बुक 1 में उसके बराबर का है, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है और इंटरलिंक्ड है। तो ये वाले के लिए मैंने पूरा अगस्त का महीना रखा हुआ है, यानी कि अगला महीना जो आएगा उसके अंदर हम इसी पे पूरा फोकस कर रहे होंगे। पार्टनरशिप अकाउंटिंग मेरा टारगेट है कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 आधा लेक्चर और लेके आपका फिनिश करने का। आपका कुछ भी बुक 1 में से रहता है, आपको कुछ उसके लिए लेक्चर्स चाहिए या आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं या कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए, तो अपने हिसाब से एक बारी मेरे से कोऑर्डिनेट करते रहिएगा। कुछ आपको लगे कि नहीं ये टॉपिक आप करवा ही दीजिए, समझा ही दीजिए, पर्टिकुलर कोई टॉपिक हो तो मैं आपको अलग से बिठा के भी करवा दूंगा। बट बुक 1 आपको साइमल्टेनियसली कंप्लीशन स्टेज में लेकर आते जाइएगा। ये ना हो कि आप आगे दौड़े जा रहे हैं, पीछे का कुछ पता नहीं है, ये सीक्वेंस ना रखिएगा। बुक 1 के अंदर मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो ओवरलैपिंग है। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, बीच में एक चंक आता है वो सेम ही चीज़ चले जा रही है बार बार। तो एक बारी आपने समझ ली तो हर चैप्टर में सेम ही चल रहा होता है, बस ये है कि उसको कवर करना ज़रूरी है एक बारी। इलस्ट्रेशंस तो मिनिमम है कि सारे के सारे इलस्ट्रेशंस करने हैं। उसके बाद अगर आपको टाइम बच रहा है, क्योंकि अभी पूरा 1 महीना पड़ा है आपके पास, अभी भी आप ढंग से तैयारी करें तो 1 महीना अगस्त के पूरे महीने के अंदर बुक 1 आराम से करी जा सकती है। बुक 2 तो मैं करवाना स्टार्ट करवाऊंगा ही, स्क्रैच से शुरू होगा। वो तो किसी बच्चे को कुछ नहीं आता पार्टनरशिप का, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इशू ऑफ शेयर स्क्रैच से शुरू होना है। क्लियर हो रही है ये बात? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ भी आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, अभी 1 महीना है, आप आराम से भी पढ़ना शुरू करेंगे, आराम से आपकी बुक 1 कवर हो सकती है। सिर्फ फंडामेंटल और डिसोल्यूशन आखिरी के और पहला टॉपिक ऐसा है जो अलग अलग दिखेंगे आपको, चैप्टर 7 और चैप्टर 1। बीच के जो 5 चैप्टर हैं वो कॉपी पेस्ट लग रहे होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसका प्रैक्टिस चालू करिए। जब अगर आपका इशू ऑफ शेयर्स टाइमली कंप्लीट हो जाता है तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे जो बफर टाइम बचे, अगर या तो नया चैप्टर या फिर टेस्ट के ऊपर फोकस लेकर आएंगे। अभी मैं बीच में टेस्ट इसलिए नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, होगा क्या कि मैं टेस्ट पे फोकस ले आऊँगा तो आपका इशू ऑफ शेयर्स हैंडल नहीं हो पाएगा। इशू ऑफ शेयर्स बड़ा चैप्टर है, तो पहले मैं इशू ऑफ शेयर्स का टारगेट रखूंगा। अगर बफर टाइम बचा फिर मैं आपके बीच बीच में टेस्ट दे दिया करूंगा, या फिर इशू ऑफ डिबेंचर, जोन सा भी दोनों में से सिनेरियो उस टाइम पे वर्किंग में आएगा वो डिसीजन लेंगे। बट अभी के लिए आपका इस सीक्वेंस को मैंने प्लान किया है कि अगस्त के महीने में इशू ऑफ शेयर्स बड़ा चैप्टर, ज़्यादा लेक्चर लेगा, इसको कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे। तो आइए डिसोल्यूशन के चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों। हमने एक टर्म पढ़ा था पार्टनरशिप जब स्टार्ट किया था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या पहले भी पढ़ चुके हैं? पहले भी पढ़ चुके हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, जब भी चेंज इन पीएसआर होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, अमेलगमेशन होता है, कुछ याद आ रहा है, उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बिजनेस काम करना बंद कर देता था? नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब मैं बोल रहा हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, आपस में अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है। जैसे पहले हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था, अब वो बराबरी का कर दिया है या ऐसा कुछ। बट जब मैं बात कर रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की,
इसका मतलब क्या है कि आप बिजनेस ही बंद करने लगे हो। क्या करने लगे हो? बिजनेस ही बंद करने लगे हो। बिजनेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दो टर्म्स के अंदर फर्क है। जो आपने अभी तक चैप्टर पढ़े इतने सारे, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था, मींस चेंज इन रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स बट फर्म कंटिन्यूज। बिजनेस चलेगा, कौन चलाएगा बस उसका डिसीजन था, कितने में चलाएगा वो चीज़ था। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब सब धंधा बंद कर रहे हैं अब। बिजनेस इज क्लोज एंड फर्म इज डिसॉल्व, फर्म बंद करने जा रहे हैं। फर्क समझ में आ रहा है? इसके अंदर आपको अकाउंट्स ये 5 बनाने होते हैं, जिसमें से हम रियलाइजेशन से आज शुरुआत करेंगे। इसको करने से पहले कुछ ना थ्योरी पार्ट भी गिवन होता है स्टार्टिंग में। मीनिंग तो चलो समझ में आ गया। इसके अंदर सेक्शन नंबर मार्क कर लीजिए, सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कुछ सेक्शन नंबर आपको याद करने चाहिए, अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, थ्योरी के हिसाब से आपको हेल्प करेगा। ऐसे ही सेक्शन नंबर आपके कंपनीज एक्ट के भी आएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चलो ये तो ठीक है। अब डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है बच्चों? पहला, म्यूचुअल एग्रीमेंट, हम सब ने आपस में बोला कि भैया बिजनेस नहीं चलाने का मन है, बंद करो। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम्स इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर्स बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए तो बिजनेस चला के कौन चलाएगा भैया, सबकी हालत ही खराब है। नोटिस, in case partnership is at will, the firm will be dissolved by any partner giving a notice in writing। तो आपको ना इसके ज़्यादा लीगल लैंग्वेज में नहीं घुसना, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाँ इस वजह से भी डिसोल्यूशन हो सकता है। ये मत करिएगा कि सर नहीं एक बार सेक्शन 43 समझाओ, ये समझाओ, नहीं, ओवरव्यू भी ले लेंगे काफ़ी है। ऑन हैपनिंग ऑफ ए इवेंट, कभी कभार आपने पार्टनरशिप करी होती है कि भाई हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं 1 साल के लिए, या अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तब तक के लिए, या फिर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं फ्लाईओवर बनाने के लिए, जब फ्लाईओवर बन गया उसके बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। और क्यों कब खत्म हो सकती है? डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट समझते हैं ना, कोर्ट कह दे कि भैया आप अपनी पार्टनरशिप बंद करिए। अब पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, पार्टनर पागल हो जाए, परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है तो कोर्ट भी ऑर्डर दे सकता है। सिंपल डिफरेंस लिखे हुए हैं, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, लिख लो रीड के लायक है ये, रीड कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, रीड कर लीजिएगा इसको। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बच्चों, इसी चीज को पूरा का पूरा हमने समझना है कि सेटलमेंट कैसे करेंगे। इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स कितने हैं? 5, मतलब कॉन्सेप्ट्स नहीं, सॉरी करेक्ट करूं तो 5 तरीके के अकाउंट बनेंगे। अब ध्यान से एक एक करके समझना शुरू करते हैं। बच्चों ये रही आपकी बैलेंस शीट। किसकी बैलेंस शीट है ये? फर्म की बैलेंस शीट है। यहाँ पे हैं एसेट्स, यहाँ पे हैं कैपिटल और लायबिलिटीज। यही ऐसी बनती है ना बैलेंस शीट। इतना तो समझ में आता है, ये तो समझ में आता है। यहाँ पे कैपिटल लायबिलिटी हो गया और यहाँ पे एसेट्स। अब 3 पार्टनर हैं, बताओ कौन कौन पार्टनर चल रहे हैं स्टार्टिंग से? सुहान, ठीक है, मनवीर और सिद्धार्थ, ठीक है ना। तीनों मिलके क्या चला रहे थे? जिम चला रहे थे बच्चों, जिम चला रहे हैं तीनों मिलके। अब कह रहे हैं भाई जिम तो चल नहीं पा रहा ढंग से, भाई बंद करो, बिजनेस वगैरह कोई फायदा नहीं है। या ऐसा समझ लो जिम की जगह ना तो बेटर ये रहेगा कि ये ऐसा समझ लो केक शॉप चला रहे हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों ने बोला, सुहान और मनवीर ने बोला भाई सही नहीं है, नुकसान में जा रहा है बिजनेस। बताओ क्यों जा रहा है? देखो तो सुहान कह रहे हैं भैया ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं चल पा रहा, सारा सिद्धार्थ खा जाता है, ऐसा कर लेता है वैसा। मतलब ये तो हमने गलत पार्टनर ले लिया, ठीक है ना। अगर जिम खोलते तो शायद ये प्रॉफिटेबल होता, कभी आता ही नहीं है। बट अगेन तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि नुकसान कोई भी रीजन की वजह से बिजनेस बंद करने जा रहे हैं। अब करना क्या होता है कि एक एक करके सारे अकाउंट्स आपको क्लोज करने होते हैं, मतलब बैलेंस शीट आपको टोटली फिनिश करनी होती है। और जब आप बैलेंस शीट फिनिश करने जाते हैं तो बैलेंस शीट की हर आइटम इन 5 में से किसी एक अकाउंट में आएगी। ये 5 अकाउंट का नाम क्या है? एक है रियलाइजेशन, एक मेजर अकाउंट बनेगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा कैश या बैंक अकाउंट, और इसके अलावा 2 छोटे छोटे अकाउंट्स और हैं, कहाँ गए?
पार्टनर ने लोन जो फर्म को दे रखा है और फर्म से जो लोन ले रखा है। तो ये 5 तरीके के खाते बनेंगे। मतलब मान लीजिए इसका हिसाब किताब रखने के लिए हमने पार्टनर में से किसी एक को ड्यूटी पकड़ा दी। बताओ किसको ड्यूटी पकड़ाई? नहीं, मनवीर को फॉर एग्जांपल ड्यूटी पकड़ा दी। मनवीर को बोला कि भाई देख तूने क्या करना है, ये सारी बैलेंस शीट फिनिश करनी है। मतलब जिसको पैसा देने वाला है उसको दे के हिसाब खत्म करो, जिससे पैसा लेने वाला है उसको बोलो कि भाई पैसा दो, जो एसेट पड़े हुए हैं उसको बेच बूच दो, जो लाइबिलिटी है उसको पे ऑफ करो, जो बचेगा पार्टनर्स को दे दो। कि मतलब फिनिश करना है आपको बिजनेस, जो हिसाब किताब है सबका खत्म करना है। तो किसकी ड्यूटी लगा दी? मनवीर की ड्यूटी लगा दी। तो मनवीर को 5 अकाउंट में से किसी एक अकाउंट में हर आइटम भेजनी है। तो जैसे बच्चों एसेट की बात कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी एसेट्स आपकी रियलाइजेशन में चले जाएगी। रियलाइजेशन का मतलब ही क्या है कि आप एक एक करके जब इसको बेचोगे इससे क्या रियलाइज होगा। लाइबिलिटीज जो है, मेजॉरिटी लाइबिलिटीज भी कहां चले जाएंगी बच्चों? रियलाइजेशन के अंदर। कैपिटल कहां चला जाएगा? नो डाउट कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अगर एसेट के अंदर यहाँ पे कैश लिखा हो तो ये कहाँ जाएगा? नो डाउट कैश अकाउंट के अंदर। तो ऐसे करते करते आपको सारी बैलेंस शीट की आइटम्स एक एक करके किसी ना किसी एक अकाउंट में, 5 में से किसी एक अकाउंट में ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी। बस इसके अंदर ना कुछ ऐसी आइटम्स आती हैं जहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसके ऊपर जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मैं आपके साथ डिस्कशन बढ़ाता चला जाऊँगा। बट करना यही है, पूरी आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी और फिर बताया गया होगा कि ऐसा हो रहा है वैसा। आपको पूरी बैलेंस शीट इन 5 में से किसी एक खाते में भेजनी है। तो पहले मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ? रियलाइजेशन अकाउंट सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब होता क्या है बच्चों, ये है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का बैलेंस शीट, ठीक है ना। यहाँ पे है एसेट्स और यहाँ पे क्या है? लाइबिलिटीज, ठीक है ना। अब एक एक करके मनवीर की ड्यूटी लगा दी है। मनवीर को क्या बोल दिया? भाई ढंग से देख लियो हिसाब किताब कि भैया सारा ये सेटल हो जाए। मुझे ये बात बताओ, जब हम इसका रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं तो रियलाइजेशन ना मैं स्टार्ट 5 स्टेप से कर रहा हूँ। मतलब 5 में से पहला अकाउंट कौन सा समझाने जा रहा हूँ? रियलाइजेशन अकाउंट। और उसके अंदर मैंने अभी के लिए इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मनवीर को हमने सिखाया, मनवीर को बोला बेटा आपने ना 5 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, ठीक है ना। अगर ये 5 स्टेप फॉलो करेंगे तभी नंबर अच्छे आएंगे पेपर में। तो फटाफट से मनवीर को समझाया, ध्यान से इधर। सबसे पहले जो भी बैलेंस शीट में एसेट लिखे होंगे वो सारे के सारे इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एंट्री नंबर 1, अगर मैं आपसे इसका जर्नल एंट्री पूछूं तो एंट्री क्या बना बच्चों? रियलाइजेशन टू एसेट्स, क्योंकि एसेट्स को हम खत्म कर रहे हैं, इसी वजह से एसेट रिड्यूस हो रहा है। समझ में आ रही है बात? दूसरा हमने मनवीर को बोला कि बेटा आपने क्या करना है? लाइबिलिटीज को यहाँ पे भेजना है। तो एंट्री क्या बन गई इसकी? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आया? तीसरा स्टेप, अब बच्चों यहाँ पे देखिए मनवीर के पास ना, जैसे मनवीर के पास ऐसा समझ लो यहाँ पे फर्नीचर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके पास पार्टनरशिप अकाउंटिंग से लैपटॉप मिल गया और ऐसे और कई सारी एसेट्स पड़ी हुई हैं। अब मनवीर करेंगे क्या इन एसेट्स का? बेचेंगे एक एक करके। इनको पकड़ा देंगे भैया, एक टेबल पकड़ा देंगे, कहेंगे ले लो डिस्काउंट पे ले लो, ऐसे करके। सही बात है ना। यहाँ पे लिख देंगे फॉर सेल और मनवीर को खड़ा कर देंगे कि भैया एक एक करके बेचते चले जाओ। सही बात है नहीं? तो अल्टीमेटली स्टेप नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। 1 और 2 क्या है बच्चों? एसेट और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना। क्या सारी एसेट हो जाती है? नहीं, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी, वो सिखाऊंगा। क्या सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है? नहीं, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, वो सिखाऊंगा। बट फिलहाल के लिए सारी एसेट और लाइबिलिटी आपकी कहाँ चले गई? रियलाइजेशन अकाउंट। अब मनवीर के पास यहाँ पे देखिए बच्चों बहुत सारी एसेट है जिसको वो क्या कर रहे हैं? बेचने के लिए लगा रखा है। और दूसरी तरफ मनवीर को बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। बताओ कहाँ से कॉल आते हैं मनवीर को? क्रेडिटर्स के बहुत सारे कॉल आते हैं। बड़ी मुस्कुरा के कॉल पे बात करते हैं। क्या वो कॉल करके क्या बोलते होंगे इनको कि पैसे दे मेरे, कहाँ गए? समझ पा रहे हैं? क्योंकि इनकी ड्यूटी लगा रखी है ना।
भाई अल्टीमेटली मान लीजिए मैं फर्म हूँ, आप सभी पार्टनर हो, देने तो फर्म नहीं है, बट फर्म को अभी के लिए ड्यूटी एक बंदे को पकड़ा दी कि मनवीर तेरा ये काम है, बाकी दोनों पार्टनर अपना अलग अलग काम पकड़ के कुछ और कर रहे होंगे, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इनको फ़ोन आ रहे होंगे, इनको फ़ोन क्या आ रहे होंगे कि भैया ऐसे ऐसे हमारा पैसा चुकाइए, तो लाइबिलिटीज़ वहाँ से पैसा मांग रही होंगी और एसेट्स को ये बेचने में लगा रखा होगा। क्या समझ में आया? तो अब अल्टीमेटली होगा क्या, स्टेप नंबर 3, ध्यान से देखिएगा, मैं ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ। जितने भी एसेट्स हैं जब इनको बेचेंगे तो इससे पैसा आएगा, कैश आएगा। तो स्टेप नंबर 3 क्या है बच्चों, हम एसेट्स बेच रहे हैं, तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि कैश आ रहा है ना, कैश आ रहा है ना, समझ पा रहे हैं ये चीज, और वहां से इन्होंने लायबिलिटी को पे ऑफ करना है, तो कैश से पे ऑफ कर दिया, तो एंट्री क्या बन गई, रियलाइजेशन टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है। दोबारा से पहला स्टेप क्या था, एसेट गई नीचे, लायबिलिटी गई नीचे, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, एसेट से पैसा आएगा, लायबिलिटी में पैसा जाएगा। क्या इसके बाद ऐसा पॉसिबल है कि कुछ फायदा नुकसान बच रहा हो? बिल्कुल। तो जो भी फायदा या नुकसान बच रहा होगा ये अल्टीमेटली कौन उठाएंगे, पार्टनर्स उठाएंगे। रीवैल्यूएशन में भी तो यही पढ़ते थे, बस रीवैल्यूएशन में ये थी चीज कि आपको एसेट बेच नहीं रहे थे, बस उसका वैल्यू बढ़ रहा था या घट रहा था, यहाँ पे उसको तो खत्म करना है, फिनिश करना है। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों, ट्रांसफर करना। दूसरा स्टेप क्या है, लायबिलिटी ट्रांसफर करना। तीसरा स्टेप एसेट से जो पैसा रियलाइज हो रहा है रियलाइज करना और लायबिलिटी को रियलाइज करना। और पांचवा स्टेप बैलेंस निकाल के फायदा, डेफिसिट या सरप्लस निकाल के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो 5 स्टेप हमें समझ में आते हैं, ये 5 स्टेप समझ में आए हमें, इन 5 स्टेप्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट ही पढ़ने जा रहे हैं। इसको मैं ना जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में लिखवाता हूं, तो लिखिए जर्नल्स ऐसे बनाते हैं, बैलेंस शीट, हाँ अभी इस पे आ रहा हूँ, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, अभी इस पे करवाता हूँ। अब बैलेंस शीट्स, एसेट है, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे लायबिलिटी। आपके स्कूल में चल रहा है क्या अभी? बट फिर ये क्वेश्चन तो एकदम करेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपने। अगेन इसकी एक्सेप्शंस होती हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको मार्क भी करवाता जाऊंगा बुक में और लिखवाता भी जाऊंगा। इसके लिए ना इस वाले चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली बुक थोड़ी सी रखिएगा साथ में, क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीज़ें ना बुक पे लिखी हुई हैं अच्छे से, तो वहाँ से भी दिखाता जाऊंगा, वो ज़रूरी है, इसके लिए बुक रखिएगा अच्छे से। सेकेंड एंट्री हो गई लायबिलिटीज़, ठीक है ना। तीसरा
एक मिनट, जाओ जाओ। सब कुछ लिखिए, फिर मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। हो गया? आप दोनों को तो कर रखा है ना शायद। चलिए दोबारा से बच्चों, मुझे बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं। पूरा बैलेंस शीट हमें क्या करना है? खाली करना है। कितने अकाउंट्स में भेजेंगे? 5। रियलाइजेशन, कैश या बैंक, कैपिटल अकाउंट, लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर। अभी इसमें से क्या सीख रहे हैं? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में अभी मैं कितने कॉन्सेप्ट पिकअप कर रहा हूँ? 5। तो बच्चों बैलेंस शीट पकड़ी, सारे एसेट भेजे इधर, सारी लाइबिलिटी भेजे इधर। जहाँ जहाँ से पैसा आना है, जहाँ जहाँ पैसा जाना है, उसके बाद जो बैलेंस निकाला उसका हिसाब किताब। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो गई? रियलाइजेशन टू एसेट। बच्चों मुझे बात बताइए, एसेट बैलेंस शीट में दिख रही थी, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, तो फर्नीचर दिख रहा था, ठीक है ना, तो फर्नीचर दिख रहा था, तो एसेट रियलाइजेशन टू एसेट, ठीक है ना, पहली एंट्री मैंने लेबलिंग भी कर दी साथ में। दूसरा एंट्री क्या हो गया? लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, ये भी समझ में आ गया। अब बच्चों मनवीर, ऐसा समझिए मनवीर ने बेचने के लिए लगा रखा है, ऐसा कुछ बात चल रही है, ठीक है ना, ये है मनवीर। अब मनवीर ने काउंटर लगा रखा है, काउंटर पे क्या लिखा हुआ है? फॉर सेल। क्या? नहीं ठीक नहीं, बढ़िया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फॉर्म का एक लैपटॉप निकला, इन्होंने लैपटॉप बेचने के लिए लगा दिया। हो सकता है इनकी बैलेंस शीट में वो 10,000 का दिख रहा हो, क्या ये पॉसिबल है? यस। बट ये बिक रहा हो ज़्यादा का, कम का, या बराबर का ही, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए लैपटॉप की कंडीशन अच्छी हो, मनवीर इन्होंने क्या किया, महंगे में बेचना चाहें, बाय चांस हो सकता है बायर इनको महंगे में इनसे खरीद ले, क्या पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल। तो पहले स्टेप में तो हम क्या कर रहे हैं, सीधा बैलेंस शीट की बुक वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो रियलाइज कितना करेगा उस चीज़ की बात चल रही है। तो मनवीर ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक भोले भाले से बच्चे हैं, बताओ कौन है ये भोले भाले बच्चे? अक्षत, ठीक है ना, भोले भाले से बच्चे हैं, चश्मा लगा के आए, एकदम कह रहे हैं कितने का लैपटॉप? तो इन्होंने बोला ये तो 50,000 का है लैपटॉप। तो क्या ये पॉसिबल है कि अक्षत खरीद लेंगे? अक्षत कहेंगे नहीं नहीं थोड़ा सा कम करो। इन्होंने बोला चल तेरे लिए सही 45,000 का बस, ठीक है ना। तो क्या पॉसिबल है कि 45,000 दे दें? यस, ये पॉसिबल है, यस। एक बारी के लिए समझ में आया। तो एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पहले ये समझ में आई बात, ये समझ में आई बात, इसमें कोई डाउट तो नहीं? हो सकता है बच्चों वाकई में कि लैपटॉप की वैल्यू हो इतनी, जैसे आजकल कोई भी लैपटॉप देखेंगे उसके चिप्स वगैरह वैसी लगी होती है ना, तो इतनी वैल्यू हो सकती है। 45,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अब मनवीर ने जब इसको बेचने लगे, अगर तो किसी बाहर वाले बंदे को बेच दिया तो एंट्री क्या आ गई बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बट क्या ये पॉसिबल है कि कोई पार्टनर ही बोले यार ये लैपटॉप की ना मुझे ज़रूरत है, बाहर किसी को क्या बेचना है, मैं ही टेक ओवर कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिद्धार्थ कहते हैं कि भाई मुझे ये लैपटॉप की ज़रूरत है, ऐसा कर, मैं टेक ओवर कर लेता हूँ। सिद्धार्थ पार्टनर है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है।
समझ पा रहे हैं ये चीज़? तो कोई भी एसेट है उसका दो ट्रीटमेंट हो सकता है, या तो वो बिक जाएगा या पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। इसके अलावा एक तीसरा ट्रीटमेंट और होता है, उसका नोट लिखवाऊंगा अभी मैं। तो पहला क्या हो गया बच्चों, मनवीर क्या कर रहे हैं, लैपटॉप बेचने में लगा रखा है। या तो मनवीर किसी बाहर अक्षत को बेच देंगे और इनके पास कैश आ जाएगा, कैश टू रियलाइजेशन। या दूसरा क्या है, सिद्धार्थ यानी कि पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। अब वहां से मनवीर को फोन आ रहा है, किसका फोन आ रहा है बच्चों, क्रेडिटर्स का। अक्षत का क्यों, क्रेडिटर्स का इनको कॉल आ रहा है। वो कह रहे हैं पैसा दो पैसा दो, यही हो रहा था ना चौथे स्टेप में, यही हो रहा था। तो जब मनवीर क्रेडिटर्स को, मान लीजिए क्रेडिटर कौन है, मान लो अक्षत ही है क्रेडिटर, ठीक है ना, अक्षत इनको बार बार कॉल करके बोल रहे हैं कि यार तू पैसा दे, मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहा ये वो। तो अगर इन्होंने पैसा दे दिया तो एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन टू कैश। ये समझ में आया, ये समझ में आया। बट अगर वो अक्षत पैसा नहीं दे रहे, मतलब इन द सेंस मनवीर, एक तो पॉसिबिलिटी है फर्म ने इनको पैसा दे दिया तो रियलाइजेशन टू कैश। दूसरा ये भी तो पॉसिबल है कि सिद्धार्थ आते हैं, सिद्धार्थ कहते हैं अक्षत तो मेरा भाई है, क्यों टेंशन ले रहे हैं, इसका हिसाब किताब मैं संभाल लूंगा। क्या पॉसिबल है, यस, कि एक पार्टनर लाइबिलिटी को टेक ओवर कर सकता है दोबारा से। ये वाला हिस्सा तो बच्चों को समझ में आ जाता है जल्दी। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, या तो पार्टनर एसेट को टेक ओवर कर रहा है, पॉसिबल है, यस, लैपटॉप वाला एग्जांपल। क्या ये पॉसिबल है कि पार्टनर लाइबिलिटी को टेक ओवर कर ले, यस। सिद्धार्थ कह रहा है अक्षत से ना मेरा लेना देना हिसाब चलता रहता है, कभी डोमिनोज का पिज्जा वो मंगवाता है, कभी मैं वो मंगवाता हूँ, तो उसका हिसाब किताब मैं सुलटा लूंगा, उसकी टेंशन ना लो। क्या पॉसिबल है, यस। तो बच्चों दोबारा से दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, यानी कि स्टेप 3 और 4 के अंदर दो ट्रीटमेंट, या तो कैश आ जाए कैश चला जाए, या पार्टनर टेक ओवर कर ले एसेट या लाइबिलिटी। तो स्टेप 4 और 3 समझ में आया, बिल्कुल, तभी आपका कैपिटल बढ़ गया ना। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या थे कि अगर कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो जो अक्षत को हिसाब देना था वो फर्म अक्षत को ना पे करके एक तरीके से आपके हिसाब में जोड़ देगी। आप पार्टनर हो, हेंस आपको कैश देने के बजाय आपके कैपिटल में हिसाब जोड़ते जा रहे। समझ में आया ये बात, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट्स? पांचवा स्टेप बच्चों जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। तो अभी मैंने आपको कितने स्टेप सिखाए बच्चों, 5 स्टेप्स में, कोई डाउट? क्लियर है ये चीज? एक नोट डालिए इसके नीचे, नोट, व्हेन एन एसेट is given to a liability towards payment of dues, no entry is passed. So एक बार फिफ्थ वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, फिफ्थ वाला पॉइंट से अच्छा फिर से समझाता हूँ। पहले 4 समझ में आ गए? यस सर। फिफ्थ वाला पॉइंट ये है कि देखो अगर इधर बैलेंसिंग फिगर बचा तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नहीं आया समझ में? और अगर लॉस आ रहा है तो लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एग्जाम्पल इलेबोरेट करूं या समझ में आ गया इतना? आ गया। दोबारा से बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा प्लीज इधर रिपीट करिए एक बार। ये जर्नल एंट्री दिमाग में सेट हो गई ना, फिर इसी से मैं पूरा चैप्टर बिल्डअप करूंगा। दोबारा से बच्चों कितने अकाउंट बनने हैं टोटल? 5, जिसमें से क्या सीख रहे हैं? रियलाइजेशन। कितनी जर्नल एंट्री? 5। पहला एसेट ट्रांसफर हुए, लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई। एसेट के हम कितने ट्रीटमेंट कर सकते हैं? 2 ट्रीटमेंट, अभी तक 2। पहला क्या है? मनवीर ने लैपटॉप बेच दिया, कैश आ गया, या लैपटॉप एक पार्टनर टेक ओवर कर ले। दूसरा लाइबिलिटी के कितने ट्रीटमेंट? 2। या तो पार्टनर टेक ओवर कर ले लाइबिलिटी को, या उसको पे ऑफ कर दीजिए। और 5वां स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया? कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको सेटल कर दीजिए। क्या ये 5 स्टेप समझ में आए बच्चों? इसके अलावा
क्या ये पॉसिबल है? अक्षत कौन है हमारा? क्रेडिटर। और लैपटॉप क्या है हमारा? एसेट। यहां से अक्षत बार बार फोन करे जा रहे हैं। बच्चों क्या बोल रहा है अक्षत? पैसे दे पैसे दे। सही बात है ना? अक्षत कह रहे भाई पैसे दे मेरे को पार्टी करने जाना है। अब वहां से अक्षत फोन करे जा रहे हैं भाई पैसे दे, और यहां से मनवीर कह रहे हैं अरे लैपटॉप बिक नहीं रहा है। एक दिन अक्षत पहुंच गए इनके घर, कह रहे भाई क्यों नहीं दे रहा पैसे? कह रहे अरे लैपटॉप तो बिक नहीं रहा। अक्षत कहते हैं यार तेरे को यही बात थी, लैपटॉप की तो मेरे को जरूरत है, तो लैपटॉप ऐसा कर, मेरा जो तेरे साथ हिसाब किताब है वो खत्म, ये लैपटॉप मेरे नाम हो गया। यानी कि पॉइंट नंबर 1, एसेट्स का क्या क्या ट्रीटमेंट है बच्चों, ध्यान से। एसेट या तो बेच सकते हो, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले, या फिर व्हेन एन एसेट ब्रैकेट में अंडरस्टैंडिंग के लिए लैपटॉप इज गिवन टू लाइबिलिटी अक्षत टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ द ड्यूज। अक्षत कह रहे हैं यार मेरा हिसाब किताब अच्छा इतना था, ये लैपटॉप तो बढ़िया लग रहा है, तो लैपटॉप दे, काम खत्म। फॉर्म के नाम पे कोई गाड़ी है, गाड़ी उठा के ले गया बंदा, कह रहा है कि हिसाब किताब खत्म। आप समझ रहे हैं ये चीज? तो कोई लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए कोई एसेट है, तो उसके केस में नो एंट्री, क्योंकि ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, बस लाइबिलिटी और एसेट आपस में कट ऑफ हो गई है। क्या ये नोट समझ में आया? रिपीट करूं ये चीज? क्लियर है यहां तक? हम आइए इसका एक क्वेश्चन के थ्रू शुरुआत करते हैं। अभी बीच में ना ये सारी चीजें मैं आपको एक एक लाइन मार्क करवाऊंगा, ये चैप्टर के अंदर बड़ी जरूरी है पॉइंट्स, बट अभी के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू शुरुआत। अभी वर्कमैन कॉम्पनसेशन समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा पिकअप किया। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। आपको बस मुझे ये बताना है कि जर्नल एंट्री कौन सी है, 1, 2, 3, 4 या 5, फिर उसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस में जाएंगे, एक एक करके शुरुआत करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है मेरी बुक में, आपकी बुक में कौन सी है? सेम है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। इस चैप्टर में से ज्यादातर जर्नल एंट्रीज आने के चांस रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जर्नल एंट्रीज का ही क्वेश्चन आ सकता है, इसके मेन फॉर्मेट्स का भी आ सकता है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, ये बनाओ, बट जर्नल एंट्रीज का भी क्वेश्चन आ सकता है इस वाले चैप्टर में से। आपका जर्नल एंट्री का आया था क्वेश्चन या प्रॉपर मेन क्वेश्चन पूरा वाला? दोनों आए थे। दोबारा से, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ पार्टनर्स मोहन एंड सोहन आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश। अदर देन कैश क्यों? क्योंकि इसका अलग अकाउंट बनता है। एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज, अब ये आउटसाइड का मतलब क्या भी समझाऊंगा, हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब क्या कह रहे हैं बच्चों, एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 हो चुकी है। कैसे पता लगा? पढ़ के। इन्होंने क्या बोला, दोबारा से पढ़िए। मोहन एंड सोहन की जर्नल एंट्री पास करिए, आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। मतलब अगर मैं एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं तो यहाँ पे एसेट मनवीर के पास ऑलरेडी आ चुकी हैं और लाइबिलिटी वालों का कॉल आना शुरू हो चुका है। अब आपको स्टेप 3, 4, 5 इसके बारे में ही बताना है। तो बच्चों आइए, मोहन कौन है? पार्टनर took over 50% of the stock at a discount of 20% and remaining stock was sold at a profit of 30% on cost. Book value of stock given in the balance sheet before dissolution was 4 लाख रुपए। मतलब बच्चों ध्यान से समझिए, जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा तो यहाँ पे ना स्टॉक खड़ा होगा। कितने का स्टॉक है हमारे पास? 4 लाख रुपए। और हमने मनवीर की ड्यूटी लगा रखी है कि बेचो। मनवीर कह रहे हैं क्या, वो जैसे वो देखिए वेलकम मूवी देखिए, वेलकम, उसके अंदर वो कहता है ना नाना पाटेकर, नहीं चलो एनीवेज, ये बात बताइए, स्टॉक पड़ा कितने का? 4 लाख रुपए। अब इसके केस में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। मोहन टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक। मतलब एंट्री नंबर 3, स्टॉक के 2 ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? या तो बेच दें इसको, कैश आ जाएगा, या मोहन पार्टनर टेक ओवर कर ले। तो अगर मैं इसकी अलग अलग एंट्री लिखूं तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन। लिखना नहीं है प्लीज, सुनने पे ध्यान दें। और दूसरा ए पार्ट हो गया ये, और बी पार्ट क्या हो जाएगा? मोहन कैपिटल टू रियलाइजेशन। लिखना नहीं है प्लीज, सुनने पे ध्यान दीजिएगा। अगर बेस अच्छा सेट हो जाएगा चैप्टर का तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा आगे का। अब ये कह रहे हैं इस स्टॉक के 2 हिस्से कर दो, 2 लाख 2 लाख। आगे पढ़िए,
50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब मोहन 20% के डिस्काउंट, इसका 20% कितना हो गया 40,000, यानी कि मोहन कह रहा है ये स्टॉक मैं 1,60,000 का लेके जाऊंगा। क्या ये समझ में आया बात? तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी 1,60,000, 1,60,000, कोई दिक्कत? आगे क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग कितना बचा 2 लाख, वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, यानी कि इसको 60,000 के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 2,60,000 हमारे पास कैश या बैंक के अंदर पैसा पड़ा हुआ है। क्या समझ में आई बात? रिपीट करूं कुछ? नेक्स्ट, डेटर्स। बच्चों डेटर्स हमारे कितने हैं 2,64,000। अभी ना रियलाइजेशन अकाउंट बनाया मैंने, पहले बच्चों यहाँ पे डेटर्स आ गए, डेटर से कितना पैसा लेना है 2,64,000, और इसको हाईलाइट करिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका क्या करना है मैं समझाऊंगा, इसको हाईलाइट कर लीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मुझे बताओ, ऐसे पूछता हूँ, बैलेंस शीट की किस साइड पे आ रहा होगा, एसेट या लाइबिलिटी? अच्छा, होती लाइबिलिटी है, एसेट में से माइनस हो रहा होता है। प्रज्ञा समझ में आ रहा है? तो आना कायदे से यहाँ पे चाहिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बट बच्चों मुझे ये बात बताओ, क्या ये कोई लाइबिलिटी अदरवाइज होती है या सिर्फ जर्नल एंट्री होती है? क्या मेरे को किसी को पैसा देना है 24,000 रुपये? नहीं। किसी का फोन आएगा? नहीं। ये सिर्फ आपका प्रूडेंस अप्रोच की वजह से आप प्रोविजन बनाते हैं। तो इसका कोई पेमेंट होगा क्या 24,000 का? नहीं, यहाँ पे इसका कोई पेमेंट नहीं होना। क्या समझ में आ रही है बात? बट डेटर से क्या पैसा आना है? यस। डेटर से बच्चों कितनी ऑप्शन है? 2। या तो उनसे बोलो पैसा दे दो, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले। तो आगे क्या लिखा हुआ है 48,000, इसको हाईलाइट नहीं करना है, हाईलाइट सिर्फ प्रोविजन वाले पॉइंट को करना है। 48,000 ऑफ बुक डेट्स प्रूव टू बी बैड, मतलब मनवीर ने जब फ़ोन किया बच्चों, मनवीर ने फ़ोन करके बोला कि भाई साहब आपसे पैसे आने वाले रहते हैं, तो कितने लोगों ने इनका नाम देखते फ़ोन काट दिया? 48,000, यानी कि इनको ये पैसा नहीं मिला होगा। समझते जाइएगा, इनको ये पैसा नहीं मिला, तो कितना पैसा मिला होगा? 2,64,000 माइनस 48,000। बोलिए हाँ या ना? तो इसका एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री नंबर कौन सा है ये? 1 2 3 4 5 कौन सा है ये? अरे नालायको, मुझे बताओ, क्या ये एंट्री नंबर 1 कर रहे हैं हम? 2 नहीं, 3 कर रहे हैं। एसेट्स का रियलाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो कितना है 2,64,000 माइनस 48,000, 2,16,000। क्या इसमें कोई डाउट बच्चों? नेक्स्ट, और मनवीर क्या क्या कर रहा है? फर्नीचर, फर्नीचर का बच्चों बुक वैल्यू है 50,000 और बिल्डिंग का बुक वैल्यू है 5 लाख। अब ध्यान से, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट आएगा, मैं लिखवाता हूँ। मनवीर को हमने बिल्डिंग पकड़ा दी कितने रुपए की? 5 लाख की, बुक में 5 लाख की दिख रही है, और फर्नीचर 50,000। अब बच्चों मुझे ये बात बताइए, एंट्री नंबर 1 तो पहले से हो रखी है, एंट्री नंबर 3 क्या क्या हो सकता है? बिल्डिंग का बेचा जा सकता है, पार्टनर टेक ओवर कर सकता है, या हद से हद कोई लायबिलिटी टेक ओवर कर ले। यही 3 चीज़ें हो सकती है ना एसेट की। तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग जो है ना वो रियलाइज्ड 8 लाख रुपए, मतलब हमारे पास बैंक में बिल्डिंग के नाम का कितना पैसा आ गया? 8 लाख रुपए। हमने कहा मनवीर वेरी गुड, आपने 5 लाख की बिल्डिंग 8 लाख में बेची है, बड़ी शाबाश, अच्छी बात है बच्चों। बट ध्यान से क्वेश्चन में देखिए, फर्नीचर के रिगार्डिंग कुछ नहीं लिखा। अब क्वेश्चन ये आता है कि फर्नीचर, मनवीर ऐसे खड़े हैं, इन्होंने फर्नीचर बेचने के लिए लगा रखा है, 50,000 का फर्नीचर है इनके पास, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो अब क्या अजम्पशन डालना चाहिए? 50,000 का बेच दिया है। दोबारा से, कितने का फर्नीचर पड़ा इनके पास? 50,000 का, और क्वेश्चन साइलेंट है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और कुछ ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम कर लेंगे कि जितने का बुक वैल्यू था उतने में ही बेच दिया आपने। क्या ये समझ में आई बात? तो यहाँ पे सेकंड एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब आप सभी इसको कॉपी कर रहे होंगे ना, मुझे याद दिलाना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवाऊंगा मैं, ये 50,000 वाला यहाँ पे मुझे नोट लिखवाना है, ठीक है ना। जब आपको कॉपी करने का टाइम दूंगा ना तो मुझे याद दिला देना, इसके लिए जगह छुड़वा के यहाँ पे नोट लिखवाना है, इंपॉर्टेंट है ये नोट। नेक्स्ट चौथी एंट्री, लिखना नहीं, अभी नहीं लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है। मशीनरी, बच्चों हमने मशीनरी मनवीर को कितने की पकड़ा दी? 6 लाख की। वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर, अक्षत भाई साहब का कॉल आ गया तुरंत कि यार ये मशीनरी तो पसंद आ गई मुझे। दोबारा से, मशीनरी वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट। अक्षत बाबू वहां से क्या चिल्ला रहे, भाई पैसा दो। वहां से मनवीर क्या बोल रहे थे कि मशीनरी बिक नहीं रही है, तो अक्षत ने क्या बोला कि मशीनरी मुझे दे दो। तो बच्चों एसेट के 3 ट्रीटमेंट, या तो बेच दो, या पार्टनर टेक ओवर कर ले, या लाइबिलिटी के अगेंस्ट। जब लाइबिलिटी के अगेंस्ट होता है तो क्या जर्नल एंट्री आती है कोई? नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? नो जर्नल। पेपर में अगर जर्नल एंट्री मांगी जाए तो वहां पे लिख के आना है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो तो वहां पे तो कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, ऑब्वियस बात है ना ये तो। नेक्स्ट, मनवीर को हमने कितनी इन्वेस्टमेंट पकड़ा दी बच्चों? 40,000 की, एंड रियलाइज्ड एट 150%। तो कितने का मिला इसको पैसा? 60,000 रुपये। एंट्री बोलो बच्चों, अब सबकी एंट्री आनी चाहिए दिमाग में, क्या एंट्री बनेगा? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना? 60,000। क्या ये सब कुछ गया दिमाग में? रिपीट करूं कुछ? क्लियर है यहां तक हम? बच्चों इसको कॉपी करना शुरू करिए, ये ना टेबल वेबल भी बनाइएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ये सब कुछ समझ में ऐसे आना चाहिए। जब आप सभी रिवीजन पे उतरेंगे ना, तब ये नहीं भी करेंगे टेबल, ये सब कुछ इस साइड का ये डाटा नहीं भी बनाएंगे ना, चल जाएगा। अभी बनाओ, क्योंकि अभी समझना जरूरी है। लिखो, अब लिखना शुरू करिए। बनाइए, कॉपी करिए फास्ट।
लिखो बच्चों, पूरा लिखो और ये नोट ध्यान से कॉपी करना। इसके अंदर से पहला पॉइंट तो हम समझ चुके हैं, दूसरा पॉइंट अभी मैं करवाऊंगा। हो गया? चलिए स्टार्ट करें आगे। नेक्स्ट 6th रो की, अभी थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, 7th करते हैं। ध्यान से इधर फोकस करिएगा, आप ही सबको करने के लिए दूंगा मैं, प्लीज इधर फोकस करिएगा। 5 अकाउंट्स में से पहला अकाउंट रियलाइजेशन, कितनी एंट्री बच्चों? 5। पहला एंट्री बैलेंस शीट से ट्रांसफर होता है, दूसरा एंट्री लायबिलिटी ट्रांसफर होता है, तीसरा रियलाइजेशन। दोबारा से रिपीट करिए, एसेट्स 3 जगह से रियलाइज हो सकता है, या तो बैंक या कैश के थ्रू, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले, या लायबिलिटी के अगेंस्ट। लायबिलिटी के अगेंस्ट कर रहे हैं तो नो एंट्री। लायबिलिटी के साथ भी 3 ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या पे कर दो, या पार्टनर टेक ओवर कर ले, या नोट कोई एसेट के अगेंस्ट नो जर्नल। और 5वां केस क्या हो गया बच्चों? 5वां एंट्री क्या हो गया? प्रॉफिट या लॉस। अगर क्वेश्चन में रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है तो हम रियलाइजेबल वैल्यू क्या लेके चलेंगे? जो गिवन होगा। ये समझ में आया जो स्टेटमेंट मैंने बोला? जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बिल्डिंग था 5 लाख का, बट रियलाइजेबल वैल्यू 8 लाख का था, तो हम 8 लाख लेके चले। बोलो हाँ या ना? सेकंड, अगर क्वेश्चन में अभी तक मैंने क्या सिखाया, कुछ ना गिवन हो तो जो बुक वैल्यू है उसी को हम क्या मान लेंगे? रियलाइजेबल वैल्यू नोट नंबर 1। इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ टेंजेबल एसेट्स, बच्चों वर्डिंग को जरूरी है, टेंजेबल मतलब इनको टच कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर, अगर इसका वैल्यू नहीं गिवन है, इट इज नॉट गिवन, इट इज टू बी शोन एट रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, तो जो बुक वैल्यू है वही रियलाइज्ड वैल्यू मान ली जाएगी। क्या समझ में आई बात? पॉइंट नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या ये पॉसिबल है कि कोई इनटेंजिबल एसेट भी आपकी बैलेंस शीट में आ रही हो? यस। एग्जाम्पल गुडविल और एग्जाम्पल पेटेंट्स, तो वो भी तो एसेट है। बिजनेस का नाम, जैसे मान लो कोई फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम, अगेन अगर पार्टनरशिप में होता तो हल्दीराम का ब्रांड नेम अपने आप में बहुत वैल्यू का बिक जाता ना। अगर क्वेश्चन में आप ये समझिए, मनवीर जो है कुछ इंटेंजिबल एसेट बेच रहे हैं, इंटेंजिबल जैसे किसी चीज़ का नाम बेच रहे हैं, हल्दीराम इनका ब्रांड नेम है, इन्होंने वही बेचने जा रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या ये मार्केट में बिक सकता है? यस। बट अगर क्वेश्चन में कोई इंटेंजिबल एसेट का रियलाइजेबल वैल्यू ना गिवन हो, इसको बार बार समझिएगा, इट इज टू बी टेकन एज 0। बच्चों हल्दीराम का तब तक ही वैल्यू है जब तक कोई खरीदने वाला सामने हो। अगर कोई बंदा कह रहा है मुझे इसका नाम खरीदना ही नहीं, तो इसका वैल्यू 0 माना जाएगा। क्या समझ में आया? दोनों पॉइंट पिकअप हुए? कोई डाउट्स?
क्वेश्चन पढ़ते हैं, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी। पहला पॉइंट, ओल्ड फर्नीचर विच वॉज रिटर्न ऑफ इन द बुक्स वॉज सोल्ड एट 20,000। बच्चों अगेन एग्जाम्पल रखिए, मनवीर फर्नीचर बेचने के लिए खड़े हुए हैं, कितने का बिक गया? 20,000 का। इसको अंडरलाइन करके लिखिए, विच वॉज रिटर्न ऑफ का मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट है। ये अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या हुआ बच्चों? ऐसा एसेट जो बैलेंस शीट में तो आ नहीं रहा है बट फिर भी एसेट है। जैसे मान लीजिए फर्नीचर है, मैं इसको 20 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या ये किताबों में इसका कोई वैल्यू बचा होगा? नहीं। बट जब मैं बिजनेस बंद करूंगा तो क्या ये फर्नीचर बिकेगा? यस। क्या दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क समझ में आया? तो इसके अंदर फटाफट से बताइए 1 2 3 4 5 कौन सी एंट्री आएगा? 3 का ए बी ए, सिंपल, कैश टू रियलाइजेशन हो जाएगा। 2 मिनट सुनते जाइए। नेक्स्ट, Z, an old customer whose account for 10,000 was written off as bad debts in previous year paid 70% of the amount। 7,000 रुपये आ गए, एंट्री क्या बनेगा? है दोबारा से एंट्री क्या बनता है? अरे बिल्कुल जर्नल ही नहीं याद है। हाँ, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड होता था। अगर करेक्ट एंट्री याद करें, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, ये एंट्री बनता था पहले तो 11वीं क्लास में। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश आ रहा है सिंपली। और ये क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट ही तो है, बैलेंस शीट में कहीं पे नहीं दिख रहा होगा कि डेटर है। बट आप बिजनेस बंद करने जा रहे हैं, बंदा कह रहा है कि चल यार मेरी तरफ से ये 7,000 रुपये ले लो, पुराने को देने वाला हिसाब। इसे आपकी 11वीं क्लास की अकाउंटिंग में बैड डेट रिकवर्ड बोलते थे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग के टाइम पे भी आया था पार्टनरशिप। तो एंट्री क्या बन जाएगा? फटाफट से बोलो, 1 2 3 4 5। 3 का ए। नेक्स्ट, A agrees to take over firm's name, that is goodwill, not recorded in the books at 50,000। फटाफट से बताइए 1 2 3 4 5 कौन सी एंट्री है? 3 का बी, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। There is an old computer which had been written off from the books. It was estimated to realize 5,000। कोई कंप्यूटर था भैया, 5,000 रुपये का है। It is taken by B, a partner, at the estimated price लेस 30%। तो पार्टनर ने कितने का टेक ओवर कर लिया? 3,500 का। तो एंट्री बोलो बच्चों 1 2 3 4 5, 3 का बी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000, 1000 शेयर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स। दीज इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 15 रुपये। कितना हो गया? 15,000। डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ नहीं लिखा तो 1:1। तो बेसिकली एक एसेट को कौन टेक ओवर कर रहा है? पार्टनर्स टेक ओवर कर रहे हैं। तो थर्ड का बी, ए कैप बी कैप टू रियलाइजेशन इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला जाएगा। क्या ये समझ में आया? फटाफट से इलस्ट्रेशन 7 कंप्लीट करिए। मैं आपको अनसॉल्व क्वेश्चन देता हूँ, बुक दीजिएगा, इसको लिखिए, जर्नल एंट्रीज बनाइए। हो गया? आप दोनों जा सकते हैं। आप जाओ जाओ, आपका हो रखा है चैप्टर, जाओ। बुक देना मुझे अक्षर। अलग मैं चेक करता हूँ। अरे बाबू बुक दे दो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत क्या है? सर मेरी बुक में इलस्ट्रेशन 7 डिफरेंट है, मैं तो मिल नहीं अच्छा, 1 मिनट रुकिए। आपकी नई बुक है ना? यस। मैं भाई चेक करता हूँ। आपकी बुक्स के हिसाब से ये छठा इलस्ट्रेशन है, तो आप सबकी बुक्स के हिसाब से छठा इलस्ट्रेशन है। थोड़ा सा कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली समझ में आ गया ना, फिर तो आगे पीछे थोड़ा चल जाएगा। 1 मिनट रुकिए, मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ। लोन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 अनसॉल्व, पेज नंबर 7.54 एज पर न्यू बुक। यही दिख रहा है अभी तो, बाकी लोन हो गया।
चलो ठीक है। ओके ओके। तो 2 क्वेश्चन करिए, इलस्ट्रेशन 6 एज पर न्यू बुक और क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 7.54। मैत्री आपको समझ में आया क्या करना है? यस। ठीक है।